नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पिछली कुछ क्लासेस के अंदर हमने हिस्ट्री कवर की थी, जहां हमने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से या एग्ज़ाम के पर्पस से जो इम्पोर्टेंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, उन सारे टॉपिक्स को कवर किया था। इसके अलावा बात करें हम मिडिवल हिस्ट्री की और मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इन पर हम मास्टर वीडियोस लेकर आएंगे। जो मास्टर वीडियोस होंगी 1 से 2 घंटे की या फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगी। तो इस तरीके से आप मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री को भी कंप्लीट करेंगे। साथ में ही दोस्तों मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था कि क्यों ना सभी टीचर ऑनलाइन जितने भी ट्यूटर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते हैं। वो कंसेप्ट प्रैक्टिस से थोड़ा बहुत जोड़ने का प्रयास करते हैं, बट एक पूरा कंसेप्ट मैथमेटिक्स का वो आपके सामने पेश नहीं कर रहे। तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं मुझे भी ये काम करना चाहिए कि मुझे कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को बताने के लिए। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, तो उन सभी का क्या है कि कंसेप्ट्स सीखने की वजह से वो एक अच्छी लेवल पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वजह से ओनली फॉर कंसेप्ट के लिए मैंने ये मैथमेटिक्स की क्लास बनाना स्टार्ट किया है। इसके बाद में जैसे हम कंसेप्ट्स ऑल यूनिट्स के कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद में हम बात करेंगे आपके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो देखेंगे कि सन 2011 से लेकर के 2020 तक या 2019 या 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हैं मैथमेटिक्स के, वो पूरा पेपर है जो आपका इससे पहले जो भी शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उन सारे पेपर्स को मैं एक पीडीएफ के रूप में आपके सामने पेश करूंगा और साइड में उसे पूरा का पूरा सोल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मैटर रहेगा अपना, ये तरीका रहेगा जिस तरीके से हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमें कंसेप्ट्स जानना जरूरी है, इस वजह से ये वीडियो कंसेप्ट्स पे बनाई गई है। बात करें कंसेप्ट में, हम सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, जिस यूनिट की बात करने जा रहे हैं आज, है वो आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है संख्या पद्धति। ये आप सभी भली भांति परिचित होंगे, इसके कई सारे क्वेश्चंस आपसे आते भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, एग्जाम के माहौल के अंदर अगर आपसे कोई बात छूट जाती है तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है और उस इफेक्ट की वजह से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को छोड़ कर आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक बार कंसेप्ट हैं उन्हें पूरी तरीके से तैयार कीजिए, उन फैक्ट्स को मजबूत कीजिए, ताकि आपको बिल्कुल भी अनकॉन्फिडेंस फील नहीं हो, आपके साथ में एक पूर्ण रूप से आपको आत्मविश्वास फील हो, ताकि आप अच्छी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिना देर लगाए स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से जितने क्वेश्चन पॉसिबल हैं एग्जाम के अंदर या अब तक बार बार जो पूछे जाते हैं जिन कंसेप्ट्स को लेकर के, उन पूरे कंसेप्ट्स को मैंने शामिल किया है। मैं आपको बता देता हूं कि संख्या पद्धति में लगभग 15 से 16 कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लगा लो संख्या पद्धति से 10th क्लास से या छोटी से छोटी क्लास से लगा करके हाईएस्ट क्लास तक अगर संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनेगा तो इन 16 टाइप्स में से ही क्वेश्चन बन सकता है। कंपटीशन लाइन की बात करें तो कंपटीशन लाइन में भी इन 16 टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं। इन 16 कंसेप्ट्स से ही क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखो कितना आसान लगेगा अगर आप कंसेप्ट्स याद रखते हैं कि संख्या पद्धति में 16 कंसेप्ट हैं और 16 कंसेप्ट हमें याद हैं, तो ये कितना बेटर मैटर रहेगा आप लोगों के लिए, आपको खुद को फील हो जाएगा। एक बार आप वीडियो को थोड़ा फोकस करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कुछ अलग नहीं है, इससे पहले भी आपने पढ़ लिया होगा कि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो चीजें आपको आती भी होंगी, बट क्या है कंसेप्ट आपको एक तरह से माइंड में रहना जरूरी है एग्जाम के टाइम पर, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस जब हम करेंगे तो वहां अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर आएंगे जो कि इन कंसेप्ट से जुड़े होंगे। मैं बात करूं पहले कंसेप्ट की, तो ये आपने आसानी से पढ़ा है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1 डिवाइडेड बाई
2 होता है। लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग पूछा जाए तो क्या लिखना है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। लगातार n प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती हैं, ठीक है, वो प्राकृत संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। यहां मैंने लगातार शब्द का यूज किया है, तो लगातार शब्द का मतलब है कि आपको वो संख्याएं कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी 1 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4, 5, इस तरीके से अगर संख्याएं हैं तो उनका योग होगा जो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। जैसे कि जो n है, यहाँ n जो माना गया है, n का मतलब है वो लास्ट पद जिसको हम जहां तक की संख्याएं या प्राकृत संख्याओं को ले रहे हैं उन्हें लिखना है n। जैसे 50 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, तो आपको बताना है 50 प्राकृत संख्याओं का योग। अब तक एग्जाम में 50 ही पूछा गया है, ध्यान रखना अगर यहां से क्वेश्चन बना है तो 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग n मानेंगे हम। 50 तक की पूछा है तो 50 लिखेंगे, और n प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 यानी 51 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ 25, और ये 25 को आपको 51 से गुणा करना है, और 51 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5 और ये 127, ठीक है ना। तो ये 1275, इस तरीके से आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको इस तरीके से n प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र याद होना चाहिए कि n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उसके आगे कुछ क्वेश्चंस जो रूप में आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो उन्हें भी मैंने एक कंसेप्चुअल रूप में आपके सामने शो किया है। यहां देखते हैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में। तो यहां दिया गया है कि x के n तक पहाड़ों का योग, x के n तक पहाड़ों का योगफल से तात्पर्य है कि आपको x का मतलब कोई भी संख्या मान लो, आप कोई भी संख्या, जैसे मान लेते हैं हम 2 है, तो 2 का अगर मान लो पहाड़े के रूप में अगर कोई संख्या आ रही है, 2 दूनी 4, 4 है ना, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस तरीके से अगर कोई संख्या आ रही है तो उस संख्या में n तक के पहाड़ों का आपको योग ज्ञात करने का सूत्र ये है। यानी x का मान हमारा 2 हो जाएगा, n हमारा अंतिम पद हो जाएगा, और यहाँ x 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें ज्ञात करना है। x के n तक के पहाड़ों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है x इंटू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है। थोड़ा डीपली लेना कि क्या पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आगे बात करें, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, आपने बहुत सारी क्लासेस में पढ़ा है। लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, कहने का मतलब है n तक की प्राकृत संख्याएं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस तरीके से n स्क्वायर। तो इस तरह की अगर प्राकृत संख्याएं होती हैं और इनका वर्ग किया जाता है तो इनके वर्गों का योग जो है उसे ज्ञात करने का सूत्र है n, यानी आपका अंतिम पद हो गया। तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, n इंटू n गुणा n प्लस 1 2n प्लस 1 में भाग देना है या बटे 6, ठीक है। इसी तरीके से लगातार आपकी जो लगातार हैं, लगातार n तक की प्राकृत संख्याएं हैं, उनके घनों का योग ज्ञात करना है। तो आपको n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग कर देना है, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का वर्ग कर देना है। घन से तात्पर्य है कि प्राकृत संख्याएं कंटिन्यू होना चाहिए और वो उनका क्या है, हमें घन ज्ञात करना हो,
तो इस तरीके से अगर हमें घन ज्ञात करना हो तो घन ज्ञात करने के लिए आपको n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला लगाना है, जिसको वर्ग के रूप में लिख कर यूज करना है। बात करें हम नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो यहां क्या है, अगर लगातार n तक की सम संख्याओं का योग पूछा जाए, कैसी संख्याओं का, सम संख्याओं का योग पूछा जाए, तो आपको सूत्र लगाना है x इंटू एक्स प्लस 1। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं n/2 या n प्लस 2/2, या फिर यू लिख सकते हैं ये डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, या फिर यू लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 2/4। तो ये भी फॉर्मूला होता है n सम संख्याओं के योग का, किसका, n सम संख्याओं के योग का। अब आप आगे वाला जो कंसेप्ट लाइन है हमारी, सूत्र है, फॉर्मूला है, उसे समझें कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, यहां पर भी यही था, ठीक है, यहां पर भी यही था, लेकिन यहां फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसका मेन कारण मैं आपको बता देता हूं कि यहां अगर आपसे पूछा जाए, क्या, अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि n तक सम संख्याओं का योग, n तक, और अगर n, जैसे आपसे पूछा जाए कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो आपको तब जाके तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। डायरेक्ट दे दिया उसने कि 10 संख्याओं का, 10 सम संख्याओं का, लगातार 10 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, है ना। और एक इस लैंग्वेज में भी फर्क है, अगर यू दे दिया जाए कि लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको डायरेक्टली 10 इंटू 10 प्लस 1 करना है, यानी 10 गुणा 11 करना है। जबकि अगर यू दे दिया जाए कि 10 तक की बजाय 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो ऐसे में क्या करना है आपको कि वो 10 प्लस 2, 10 इंटू 12/4 करना है, इस तरीके से ज्ञात करना है। या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा या फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिए, बात एक ही है। आप ये फॉर्मूला लगाइए तो देखो दोनों के मान में अंतर है, ठीक है। 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और लगातार 10 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब बात करें आगे, हम लगातार n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है n²। क्या है, कई बार है ना बच्चा बहुत सारी चीजें उसमें लगाने लग जाता है, उससे बढ़िया आप फॉर्मूला याद रखिए। देखो ये बेसिक है, बेसिक आपको आना ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका मैथ का जो 40 से 50% है या 60% अब वो ही मानो, अगर आपका 60 से लगभग ऊपर % आप मान सकते हैं, तो इतने % आपका काम हो जाता है। कंपटीशन में भी कई लोग सोचते हैं कि कंपटीशन में कहीं भी फॉर्मूलेस की जरूरत नहीं होती है, रिक्वायर नहीं होती है, बट ये जरूरी है, नेसेसरी है, आपको फॉर्मूला और बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र है n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अगर सम संख्याओं के घनों का है तो वो भी सूत्र ऐसा है, लेकिन उसमें n है और यहां पर सिर्फ और सिर्फ n+1 डिवाइडेड बाई 2 का यूज किया गया है, ठीक है। वही वर्ग है, लेकिन यहां n से मल्टीप्लाई करेंगे तो घनों का आ जाएगा, और यहां बिना n के आपको विषम संख्याओं का आ जाएगा। अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स की जो एग्जाम में मॉडिफाई किए हुए क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलते हैं, जिन्हें अलग तरीके से तैयार किया गया है। देखो कहीं पर भी अगर आपको, मैं इनको मिटा देता हूं आपके फॉर्मूलाज को, और फिर बात करेंगे हम ओनली ऑन इन कंसेप्ट्स के ऊपर जो आगे के हैं इंपॉर्टेंट। ये हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पढ़े हैं। पूरी वीडियो देखकर जाइएगा, तब जाके आपको पूरा समझ में आएगा। उससे पहले अगर आधी वीडियो देखोगे तो आधी वीडियो में कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। फॉर्मूलेस तो सभी बहुत सारी बुक्स में भी लिखे हुए हैं, कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो मैंने बताया इसलिए है कि एक बार तो आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन्हें, ठीक है, लर्न करना जरूरी है। बात करें हम आगे की,
कि जो नवा कंसेप्ट है हमारा, कोई ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, कोई ऐसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, जैसे कि 10, 13, ठीक है, 16, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से, अगर इस तरह की कोई श्रेणी है 10, 13, 16, 19, तो इस तरह की अगर श्रेणी है तो इनके क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आ रहा है, समान अंतर आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि जो समान हो तो उसका योग ज्ञात करना है। जैसे मान लो कि यहां आ जाए आपको 100 तक याद करना है। कितने तक? 100 तक आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर 3 के पैरेलल में है, ठीक है। तो मान लो आपको ये ज्ञात करना है कितना, 25 तक ज्ञात करना है, ठीक है ना। इतना मान लेते हैं, ये क्या है, समानांतर है। अब इस तरीके में क्या करना है आपको, डायरेक्टली क्या है आपके दिमाग में आएगा कि वो ही पहला पद, अंतिम पद, उस तरह का सिस्टम आएगा, वो भी बेटर है। बट संख्याएं क्या है, इतनी सिंपल एग्जाम्स में आती नहीं है। एक बार हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें क्या करना है, आपको पदों की संख्या इंक्लूड करनी है। जैसे 19 के बाद में कितना आएगा, 3 के अंतराल में 19 के बाद में आएगा 22, 22 के बाद में आपका 25 आ जाएगा। टोटल पद कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल पदों की संख्या 6। सूत्र लगाना है, पदों की संख्या गुणा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। तो 6 गुणा पहली संख्या 10 प्लस अंतिम संख्या 25 डिवाइडेड बाई 2 करना है। 2 से 6 को काटेंगे, 3 बार जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में आपको करना है, इन दोनों को इंक्लूड कीजिएगा। तो 25 और 10 कितने होते हैं, 35। तो 3 गुणा 35 का मतलब हो गया 35 दिया 105, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। इन चारों संख्याओं का योग, 6 की 6 संख्याओं का योग कितना आएगा, 105 आएगा। तो ये एक पैटर्न है जहां पर अगर आपको अंतर समान दिखाई देता है एक श्रेणी में, तो वहां आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। एक तो टोटल पदों की संख्या, उसको गुणा करना है आपको पहले पद और लास्ट वाले पद के योग से, और 2 का भाग दे देना है, ठीक है। ये भी कंसेप्ट बेसिक है, आपको आना चाहिए। बात करें आगे की, तो आगे नेक्स्ट में हमारे पास दिया गया है कि मान लो कोई भी ऐसी संख्या है जहां पर आपसे इकाई अंक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्या पद्धति के अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होते हैं, इकाई अंक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे, ठीक है। तो इकाई अंक से रिलेटेड अगर मान लो कोई संख्या के लास्ट में एक अंक 0, 1, 5 या फिर 6, इस तरह के अंक आपको दिखाई देते हैं ना, देखो समय की बचत जो करता है ना एग्जाम के अंदर, वही असली एग्जाम की मेरिट लिस्ट में आता है। इसके अलावा तो सब ख्याल ही हैं, आप छोड़ देना अगर आप टाइम बचत या टाइम मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो। आजकल एग्जाम में अगर आपने टाइम मैनेजमेंट किया है तो वो बेटर है। इसके अलावा मैथ सबसे आती है, जीके सबसे आती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 0, 1, 5, 6 अगर हो तो, और अगर मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में ये अंक आ रहा है, तो इन चारों अंकों में से अगर कोई सी भी संख्या हो गई ना, तो उसमें क्या करना है आपको, इकाई अंक वही संख्या माननी है। अगर मान लो कोई संख्या ऐसी है कि 1050, ठीक है, इसके लास्ट में इकाई अंक 0 है और 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक 0 ही होगा। आप चाहे इसकी 1050 की घात 2050 लिखो, ठीक है। यहां अगर मान लो 251 आ रहा है और इसकी घात आप कितनी ही लिखो, लेकिन अगर लास्ट में 1 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि इकाई अंक के बारे में पूछा जाता है ना, तो वो इकाई का अंक कितना होगा। अगर ये 4 नंबर आते हैं अंकों के लास्ट में, जैसे 125 है, कोई संख्या है 100, 1010 है, ठीक है, 1055 है, ठीक है, 3666 है। तो इस तरह की अगर कोई संख्याएं आती हैं जिनके लास्ट में 5, 0, 5, 6, 1 इस तरह से आता है, तो फिर क्या करना है आपको, उनका जो इकाई का अंक है वो अपरिवर्तित रहता है, चाहे घात कुछ भी हो, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है आपको इकाई के अंक ज्ञात करने में।
जैसे कि मान लो एक संख्या है 125 और उसकी घात है 222। अब आप क्या करेंगे, पता है आपको पैटर्न है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक पैटर्न अपनाते हैं, एक तरीका है उनका। 222 में वो 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने के बाद में वो क्या करेंगे पता है, जो शेषफल रहेगा, शेषफल जो रहेगा उसको घात लगाएंगे यहाँ 5 के। तो यहाँ 4 का भाग 4 5 20, 4 5 20 तो 2 बचेगा। ठीक है, अब 5 के घात वो 2 लगाएंगे और फिर 25 आएगा, फिर 25 का अंतिम अंक 5 आएगा। ठीक है ना, तो 5 आएगा तो फिर इकाई का अंक कितना हो गया, 5 हो गया। ये भी एक तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। बट मान लो घातें बड़ी आ जाती हैं तो उस तरह के सिस्टम में क्या है, आपसे पूछा जाएगा मात्र 0 1 5 6 इन 4 संख्याओं से रिलेटेड, 4 अंकों से रिलेटेड संख्याओं में ही अगर मान लो कोई बड़ा गुणा दे देता है, बड़ी संख्या दे देता है, बड़ी कैलकुलेशन के साथ में देता है, तो वहां पर आपको ये 4 संख्याओं से रिलेटेड ही दिखेगा, क्योंकि इससे पहले एग्जाम में ऐसा हुआ है। ठीक है, और आगे इतना डिफिकल्ट आ भी नहीं सकता, है ना। अगर डिफिकल्ट आता है तो आप यही 4 का पैटर्न लगाइए। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लो ये वाली संख्याएं आ रही हैं, लास्ट में किसी संख्या के इकाई का अंक ये संख्याएं आ रही हैं, तो चाहे घात कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ डायरेक्ट ये है कि यहाँ 5 आ गया है तो इसका मतलब इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं आप, ये भी एक तरीका है, कंसेप्ट है। आगे बात करें हम अब आज गुणनखंडों की संख्याएं ज्ञात करने का तरीका है, आपके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करने का तरीका है, शेषफल ज्ञात करने का तरीका है। ठीक है, शेषफल शून्यांक जो कि संख्या पद्धति में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके अंकों की बाइनरी कोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके पूछा जाता है जो अंक हैं उनको आपस में 2 अंकों की संख्या है उनको पलट देते हैं तो वो इतने से ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, अंकों को आपस में पलटने पर ये 4 तरीके तो ये हो गए जहां से क्वेश्चन बनते हैं। इन चारों तरीकों को हम सेकंड जो हमारी क्लास आएगी संख्या पद्धति की, जहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मेमोराइज करना, लर्न करना, तो वहां से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, बिल्कुल बेसिक था। जहां भी कोई भी स्टूडेंट अगर 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहे तो अभी भी उसके पास में मौका है। क्या है कि आप इतना पढ़ोगे ना, उसके बाद में अगर मैथ को लेकर बैठोगे तो कहीं भी आपको मुश्किलें अटकलें नहीं लगेगी और आप आसानी से क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे, हार्ड नहीं लगेगी बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन। और बढ़िया रहिए, घर पे रहिए और तैयारी को लगातार जारी रखिए। ठीक है, नमस्कार।